जय हिंद दोस्तों, welcome to AP Academy. Today we are going to discuss the chapter number 10th of NCERT class 6 science book. आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है NCERT का। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मोशन और मेजरमेंट्स के बारे में। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लें कि जैसे पर्टिकुलरली जैसे आप किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करते हैं तो कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू आर यूजिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बेसिकली आप लोग ट्रेन्स या एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं या फिर शिप्स का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको किसी दूसरे देश जाना है, या आप अगर कहीं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना है तो आप अपना पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको थोड़ा दूर है मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है देन यू आर यूजिंग बसेस ऑल्सो, ओला कार्ट ऑल्सो। मीन्स कि अगर किसी को कहीं जाना है देन दे आर यूजिंग सर्टेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइदर दे आर यूजिंग बस और दे आर यूजिंग ट्रेन, दे आर यूजिंग एरोप्लेन, शिप्स और देयर ओन व्हीकल। कई कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कई कई सारे स्पेस क्राफ्ट स्पेस से बाहर जा करके दूसरे प्लैनेट में दूसरे उसमें जाते हैं, ग्रह में जाते हैं, तो वो डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये दिमाग में आता है कि पहले के ज़माने में अगर मैं बात करूं कि एंशियंट टाइम पे ट्रांसपोर्ट का क्या कैसे होता था। देखिए, हमें इस चैप्टर में ये समझना है कि भाई ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कैसे हो रहा है, पीढ़े हमारे पुराने समय में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता था, फिर उसके बाद आज मॉडर्न डेज में हम कैसा ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हमें कब यूज़ करना है। फिर इसके अलावा हम मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे कि भाई मेजरमेंट्स किस तरीके से होते हैं और मोशंस कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है अबाउट द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि यहाँ पर हम समझेंगे कि एंशियंट टाइम पे ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता था, फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता। वी हैव टू सी द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर बहुत साल पहले की बात करें, लॉन्ग ईयर्स अगो, उस टाइम पर कोई भी ट्रांसपोर्ट का कोई मीन्स था नहीं। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं ये ट्रेन्स की या बसेस की बात करूं या जहाज की बात करूं, एरोप्लेन की बात करूं, तो ये सब पहले नहीं थे। अगर बहुत साल पहले की बात की जाए तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो उस टाइम पर लोग कैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। तो उस टाइम पर लोग अपने पैरों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और वो जो सामान ढो करके अपने लेकर के जाते थे वो अपने बैग में सामान ढो करके लेके जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा थी नहीं। तो दे यूज टू मूव ओनली ऑन देयर फुट एंड कैरी द गुड्स ऑन देयर बैग। फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने एनिमल्स को ट्रेन किया और एनिमल्स के कंधे पर बैठ करके या एनिमल्स की बॉडी पे बैठ करके फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना उन्होंने शुरू किया। मतलब कि शुरुआत में वो अपने पैरों से चल करके जाते थे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के जरिए ट्रांसपोर्टेशन किया। अब इसके बाद जब वाटर के जरिए या समुंदर के जरिए जो उन्होंने रूट्स तैयार किए, तब फिर उन्होंने बोट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, बोट्स बनाई, छोटी छोटी बोट्स जो होती थी लकड़ी की वो बनाई। ठीक है, धीरे धीरे उससे ट्रेवल करना उन्होंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोगों ने इस बोट्स के जरिए शिप बनाना सीखा। मतलब देखिए, शिप बेसिकली है क्या, ये बोट का बड़ा हिस्सा। मतलब ये जो बोट जिसे हम छोटा शिप कहते हैं, शिप मतलब एक बड़ा बोट। तो धीरे धीरे क्या किया, लोगों ने सीखा कि भाई कई सारे पीसेस ऑफ वुड्स को मिला करके हम एक शेप दे सकते हैं बोट्स को, जिसको हम जहाज कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाज बोलते हैं। और ये कैसा शेप होता है बॉडी का, जो मैंने आपको बताया था
बिल्कुल वैसा शेप होता है जो वाटर में प्रॉपर तरीके से ट्रेवल कर सके, जिसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था जब मैं फिश के बारे में बता रहा था कि फिश इतनी आसानी से समुंदर के अंदर तैर कैसे लेती है, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। उसकी बॉडी काफी स्ट्रीमलाइन होती है जिस कारण से वो शेप कर सकती है। फिर जहाजों के अपीयर होने के बाद धीरे धीरे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, ये पहियों का इन्वेंशन हुआ। फिर लोगों ने क्या किया, ये घोड़ा गाड़ी, ये जो बुलक कार्ट है ये बनाया लोगों ने। जब व्हील्स का आविष्कार हो गया तो इन्होंने इस घोड़ा गाड़ी को इस जानवर के साथ बांध करके ये बुलक कार्ट का आविष्कार किया। फिर लोगों ने इसके जरिए ट्रैवल करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह। तो मैं ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि ये सारी चीजें, मतलब शुरुआत में लोग खुद अपने पैरों पे चल के जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों के ऊपर चल करके और चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोट्स बनाई, बोट से फिर जहाज बनाए, फिर व्हील का आविष्कार किया, व्हील के आविष्कार से इन्होंने क्या किया, व्हील्स लगाए पीछे, जैसे ये बुलक कार्ट है उसमें इस्तेमाल किया गया। फिर 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में पीपल्स स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल बोट्स एंड शिप्स, मतलब बिगिनिंग, मतलब 19th सेंचुरी के शुरू होने से पहले तक लोग इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट थे। बट जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, तब से डेवलपमेंट हुआ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जो आज की डेट में हम देखते हैं। जैसे ये ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, क्योंकि स्टीम इंजन के बाद आईसी इंजन का आविष्कार हुआ, तो धीरे 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 ये आविष्कार बढ़ता गया। तो आज स्टीम इंजन के इन्वेंशन के कारण हुआ क्या कि नए नए ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट होने लगे। जैसे कि हमारे यहाँ रेल आ गई, रेल रोड्स आ गई, स्टीम इंजन जिसमें कैरेज और वैगन्स को वो लेकर के चलते थे। फिर ऐसे ऑटोमोबाइल्स आने लगे, जैसे मोटर कार हो गई, ट्रक हो गई, बसेस हो गई। फिर मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स आने लगी जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं इन द वाटर। फिर इसके बाद अर्ली ईयर्स, अगर मैं 1902 की बात करूं तो उस टाइम पर एरोप्लेन का आविष्कार हुआ था। तो आज की डेट में आप देखते होंगे कि एरोप्लेन से आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस बहुत कम समय में कवर कर लेते हैं। तो एरोप्लेन्स भी आजकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में है एंड मॉडर्न टाइम्स में। तो आज और अब अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई हैं आज की डेट में, स्पेस क्राफ्ट आ गए हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए हैं। मतलब कि ये सारा ट्रांसपोर्टेशन देखिए कहाँ से शुरू हुआ। मतलब पहले के समय में जो लोग पैदल चलते थे, आज की डेट में उनको वो कहीं से भी कहीं तक जा पा रहे हैं। इवन हम अपने ग्रह को छोड़ करके दूसरे ग्रह में जा पा रहे हैं, इतना आविष्कार हो गया है टाइम के साथ बाय यूजिंग स्पेसक्राफ्ट्स। तो ये था हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई जब लोग पैदल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम 20th सेंचुरी में स्पेस क्राफ्ट के रूप में हम दूसरे ग्रह में जा पा रहे हैं। मींस नाउ वी आर कवरिंग 1 लाख किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस, मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस आज की डेट में हम कवर कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा ट्रांसपोर्ट, देखिए इसमें वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, हाउ वाइड इज द डेस्क। देखिए आप लोग स्कूल या कॉलेजेस में जाते होंगे तो आप लोगों को एक डेस्क मिलती है जिसमें आप टेबल और चेयर होती है, जिसमें आप और आपके साथ एक स्टूडेंट और बैठता है। तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करें, इसके पहले कि उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि वो किस चीज से ट्रेवल करना चाह रहे हैं। हाउ डिड द पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? भाई जब तक आप, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आप अपने घर से, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप स्कूल तक जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ठीक। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो आप फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे तय कर पाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी जगह जाना है
जो आपके घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बेसिकली आप किस चीज का ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे? आप अपनी पर्सनल बाइक ले जाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर है नहीं। लेकिन यही 5 किलोमीटर जब 100 किलोमीटर में हो जाएगा, तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं यार, अपनी बाइक से जाना सही नहीं रहेगा, अपनी 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही 100 से 500 किलोमीटर हो जाएगा, तब आप ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई इतने लॉन्ग डिस्टेंस में 4 व्हीलर भी ले जाना सही नहीं है। या तो आप ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे या बस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कहीं ये 1000 किलोमीटर दूर है, देन यू आर यूजिंग द एरोप्लेन्स, आप एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि आपको किस चीज से ट्रेवल करना है, ये इस चीज से तय होगा कि उसकी दूरी कितनी है। मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर प्लेस एंड द प्लेस वेयर यू वांट टू गो। इससे तय होगा कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या करेंगे आप फिर गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, आप अपने फुट से चले जाएंगे, मतलब पैदल ही चले जाएंगे आप, क्योंकि इतनी दूर तो है नहीं कि उसके लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। तो बेसिकली क्या है कि हाउ फार इज द प्लेस इज, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपको उस प्लेस पे पहुंचना कैसे। भाई अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो यू आर गोइंग ऑन बाय वॉकिंग, आप वॉक करके जा सकते हैं। फिर इसके बाद अगर 5 किलोमीटर की दूरी पे है तो आप अपनी पर्सनल बाइक ले जा सकते हैं। फिर अगर 100 किलोमीटर की दूरी पे है तो आप अपनी पर्सनल कार या फिर आप बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर 500 किलोमीटर की दूरी पे है, देन यू आर यूजिंग ट्रेन्स, लोकोमोटिव्स यू आर यूजिंग। और अगर हजारों किलोमीटर में है तो जाहिर सी बात है कि आपको एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आप पानी वाला जहाज इस्तेमाल करें। जैसे हमें एक देश से दूसरे देश जाना है तो वी आर यूजिंग यॉट, एरोप्लेन्स, वी आर यूजिंग एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स। तो ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि उसकी दूरी कितनी। ठीक। अब कई बार लोगों को ये समझना होता है, अब इस डिस्टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेना पड़ता है कि जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ क्या होती है और उसकी विड्थ क्या होती है। तो यहां पर देखिए एक डेस्क है, क्या है, एक डेस्क है, और इस डेस्क की लेंथ को और विड्थ को मेजर करना है। अब यहां पर ये किस तरीके से मेजर किया जाएगा? अब जैसे अगर मैं बात करूं कि लेंथ, आपको जैसे ये डेस्क की लेंथ या विड्थ मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करेंगे? अब आज की डेट में आप कहेंगे कि सर हमारे पास मैट्रिक स्केल है। मैट्रिक स्केल, मैट्रिक स्केल का ही इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? भाई आपने कभी देखा हो कि हम किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए मैट्रिक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्केल का, जिसमें हमें डिस्टेंस मीटर में दिया होता है। या अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आप टेप का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भाई आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप स्केल का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि स्केल स्टैंडर्ड होता है। पहले के समय में लोग क्या करते थे, जब मैट्रिक स्केल का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब जब ये स्केल नहीं बनी थी, तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, अपने पैरों के जरिए लेंथ को मेजर करते थे, जिसमें हम फुट का इस्तेमाल करते थे, अपने फुट का। या फिर कुछ लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हैंड स्पाइन, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस को। तो बेसिकली ये सब चीजें वो क्यों करते थे? क्योंकि मीटर स्केल नहीं बना था, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं बना था। अब इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को बनने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई आप अगर किसी चीज को फुट से मेजर करेंगे या आप किसी चीज को हैंड स्पान से मेजर करेंगे, तो वो फुट और हैंड स्पान, मतलब एक हाथ और आपका पैर, ये दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। आपने कभी देखा हो किसी किसी की पैर की साइज बड़ी होती है, किसी किसी की पैर की साइज छोटी होती है, किसी किसी का हाथ का साइज बड़ा होता है, किसी किसी का छोटा होता है। देन हाउ यू कैन मेक द स्टैंडर्ड? मतलब कि आप स्टैंडर्ड कैसे बना पाएंगे? भाई देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपका पैर छोटा है,
तो जाहिर सी बात है उस, जैसे अगर मैं इस डेस्क की बात करूं तो इस डेस्क की लेंथ आपके पैर के हिसाब से ज्यादा फुट होगा इन कंपैरिजन टू उसके जिसकी फुट की लंबाई लंबी है। मतलब जिसका पैर लंबा है जाहिर सी बात है उसके फुट कम लगेंगे। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारी ओकेजन्स में जो लेंथ और डिस्टेंस जो होती है वो सेम नहीं होती जब आप फुट का या हैंड स्पैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कोई अलग व्यक्ति उस चीज का इस्तेमाल करेगा तो उसका अलग लेंथ आएगी, उसका अलग डिस्टेंस आएगा। आप बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि आप, अगर आप नोटिस करें कि डिस्टेंस जो दो प्लेसेस की है, जैसे कि हम दो प्लेसेस की बात करें, जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल की यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पहले के समय में लोग अपने पैरों से फुट से मेजर करते थे। अब चूंकि फुट सबके एक जैसे नहीं होते, किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी के पैर छोटे होते हैं, तो ये वेरिएशन आएगा लेंथ, ये यहां से यहां तक की दूरी में वेरिएशन आएगा। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेक्निक इस्तेमाल की गई है जिसमें एक मीटर स्केल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी कितनी है, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे, कोई बताएगा सर 3 किलोमीटर है, कोई बताएगा 5 किलोमीटर है, कोई बताएगा 7 किलोमीटर है। तो ये कैसे बता पा रहे हैं आप? क्योंकि आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट ली है, आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट को अपने घर के डिस्टेंस से उस घर स्कूल को मेजर किया है। वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ये किलोमीटर। ये क्या है? किलोमीटर। तो ये क्या है? एसआई यूनिट है डिस्टेंस की। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ये सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो आपने जब स्टैंडर्ड यूनिट्स ली हैं तब आप जा करके दो चीजों के डिस्टेंस को सही तरीके से मेजर कर पा रहे हैं जो कि कॉमन हो। क्योंकि अगर आप फुट का या आप हैंड स्पैन का इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग आएगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई, एसआई यूनिट्स बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जिसमें अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm। अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग उसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट ने ये यूनिवर्सल सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया। मतलब कि ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह यही स्टैंडर्ड चलेगा, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। देखिए, वेरिएशन होगा तो डिस्टेंस में वेरिएशन होगा, अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि एंशियंट टाइम्स में जो पाँव की लेंथ के जरिए या फिंगर की विड्थ के जरिए डिस्टेंस को मेजर किया जाता था, तो उस टाइम पर क्या होता था कि डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम नहीं होती थी। डिस्टेंस क्या होती थी? एग्जैक्टली सेम नहीं होती थी, क्योंकि हर किसी के बॉडी पार्ट्स की साइज अलग अलग है। हर किसी के बॉडी पार्ट्स की साइज क्या है? अलग अलग है। तो इसीलिए मैट्रिक स्केल का इस्तेमाल किया गया और साइंटिस्टों ने इस चीज को फाइंड आउट किया कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना होने के कारण स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाए जिसको हम मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो बनाई जाए जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम। ये क्यों किया गया? क्योंकि भाई वेरिएशन होने के कारण, बॉडी पार्ट्स की लेंथ में वेरिएशन होने के कारण हम बॉडी पार्ट्स को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं ले सकते। इसीलिए एक स्केल बनाई गई। जैसे आपने देखा हो, आप लोग जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हैं तो सभी के पास एक स्टैंडर्ड 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। आपने देखा होगा सभी के पास 1 मीटर की स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की। और ये आपने नोटिस किया हो कि वो 15 सेंटीमीटर की स्केल पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास एक जैसी है। क्यों एक जैसी है वो? क्योंकि स्टैंडर्ड, वी हैव डिसाइडेड अ स्टैंडर्ड। इसीलिए जब से वो स्केल आ गई है तब से आप इस, जैसे अगर आपसे टीचर पूछे कि भाई इस डेस्क की
लेंथ और विड्थ क्या है, तो आप बड़ी आसानी से स्केल को मेजर करके बता सकते हैं। आप तो 15 सेंटीमीटर की स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कभी जैसे अगर आपने कभी कपड़े वपड़े की दुकान में देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग जो हैं अब क्या इस्तेमाल करते हैं, वो लोग टेप का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा क्योंकि टेप का इस्तेमाल करके वो लेंथ को मेजर करते हैं। अब इस लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है, मतलब करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या है, ये मैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको बता चुका हूं। आजकल स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल होता है। नाउ करेक्ट मेजर ऑफ लेंथ, आप देखिए यहां पर ये समझना है करेक्ट मेजरमेंट कैसे होता है। देखिए ये आपकी एक स्केल है, ये क्या है, स्केल है, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है आपको, सबसे पहले तो एक तो सबसे पहली बात आपको कहीं की भी जिसकी भी लेंथ मेजर करनी है, दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज योर रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि ये लाइन जो है देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ता है। आप स्केल को ऐसे टिल्ट करेंगे तो वो गलत होगा। सही क्या है, स्केल को स्ट्रेट रखना है और जहां से शुरुआत करनी है उस पॉइंट को जीरो पे रखना है। अब जैसे कि आपको जैसे कोई कहीं पर भी मेजर करना है तो जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं स्केल में आप उसको जीरो पे रखेंगे और उसके बाद उसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे। आप बाय डिफॉल्ट अगर कहीं पर भी जो शुरुआती एंड होता है वो सही से नजर नहीं आ रहा होता, तब आप ये भी कर सकते हैं कि जो जीरो की जगह पे आप वन को स्टैंडर्ड मान लीजिए। जीरो की जगह पे आप किसको स्टैंडर्ड मान लीजिए, वन को स्टैंडर्ड मान लीजिए। लेकिन फिर अगर आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको फाइनल डिस्टेंस में वन माइनस करना होगा, क्योंकि आपने शुरुआत कहां से करी है, आपने शुरुआत वन से करी है, आपने जीरो से नहीं करी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक्टिविटी में शुरुआत वन से करी और मान लीजिए कि 14.3 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ रहा है, तो उसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ जो होगी वो होगी 13.3 सेंटीमीटर, क्योंकि 14.3 माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि आपने वन से शुरुआत की। तो ये करेक्ट तरीका होता है किसी भी चीज को मेजर करने का। और तीसरा तरीका ये होता है जिसमें आपका जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट मतलब बिल्कुल उसको ऊपर से देख रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर आप साइड से देखेंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो सेंटर वाला है वो सही है। तो दिस इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इस तरीके से आप किसी भी चीज की लेंथ को करेक्टली मेजर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यहां पर एक कंसेप्ट ये आता है कि ये तो हो गया कि जो चीजें स्ट्रेट है, जो चीजें स्ट्रेट लाइन में है आप उसको प्रॉपर तरीके से स्केल से मेजर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाइनें कर्व्ड होती हैं, तो कर्व लाइन की आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। सो हाउ यू कैन मेजर द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। तो कर्व लाइन के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है कि आपको एक थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब बेसिकली आपको एक धागे का इस्तेमाल करना होता है अगर आपको कर्व डिस्टेंस की लेंथ मेजर करनी है। तो ऐसी लाइन जो कि कर्व्ड है, अब उस कर्व लाइन के एक तरफ आप नॉट बांध दीजिए। जैसे पर्टिकुलरली इस तरफ आपने नॉट बांध दी स्टार्टिंग में, क्लियर, वन ऑफ इट्स एंड। फिर उसके बाद उस नॉट को आप पॉइंट दे दीजिए ए, जैसा आपने यहां दिया, इस नॉट को क्या दे दिया, पॉइंट ए। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन, मतलब जो थ्रेड का स्मॉल पोर्शन है वो लाइन के अलोंग रखेंगे, क्लियर। नाउ कीपिंग इट्स taut using your finger or thumb, hold the thread at this end with one hand। मतलब एक हाथ से, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक हाथ से यहाँ थ्रेड को पकड़ा है और एक हाथ से यहाँ पकड़ा है। अब ये इसको मेजर कर लेता है थ्रेड को। फिर उसके बाद क्या करेगा, जब यहाँ का डिस्टेंस कवर हो गया तो फिर यहाँ का हाथ रिलीज करके उसको यहाँ ले आएगा। आई एम सॉरी, ये पीछे हो गया। देखिए आपने कभी देखा हो थ्रेड से कैसे मेजर किया जाता है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे अब यहां से ये हाथ रखा है, अब यहां से इस हाथ तक ये मेजर कर लिया, एक हाथ है ये। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस हाथ को हटा करके उस हाथ को यहां ले आएंगे और इस हाथ को फिर इधर ले जाएंगे। ऐसे ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते एंड पॉइंट पे क्या बना देंगे, थ्रेड को
बी पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे नॉट बांध देंगे बी पॉइंट। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस थ्रेड की डिस्टेंस को स्केल से यहां से लेके यहां तक मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक कर्व्ड लाइन का मेजरमेंट हो जाता है। तो कर्व लाइन का मेजरमेंट बेसिकली थ्रेड के माध्यम से किया जाता है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जो मोशन है हमारी, मतलब हमारे आसपास जो मूविंग बॉडीज है, तो उसके मोशन किस तरीके के हैं हमें वो समझना है। तो अगर हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोशन में हैं, और आप कैसे बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि आपके रूम में मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, ठीक है, और दूसरा एक मॉस्किटो है, और तीसरा एक फैन। ये तीन चीजें, मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज मोशन में। देखिए, अगर मैं टेबल की बात करूं तो आप टेबल को देख के बिल्कुल साफ साफ ये कहेंगे कि भाई ये तो स्टेशनरी है। कारण ये अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आप टेबल को जहां देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद टेबल आपको वहीं देखने को मिलेगा। तो किसी भी चीज के मोशन को हम इस चीज से डिसाइड करते हैं कि इट चेंजेस इट्स प्लेस आफ्टर सम टाइम। वो काम कौन करता है? मॉस्किटो। आप मॉस्किटो को एक जगह पे देखेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो किसी और जगह पे होगा। मतलब वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहा है, बिकॉज ही इज चेंजिंग द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो टेबल हो गया वो रेस्ट में है, और जो मॉस्किटो हो गया वो मोशन में है। अब अभी मैंने बात करी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, तो उसको हम मोशन कहते हैं। बट अगर मैं फैन की बात करता हूं, आपके घरों में जो फैन होता है, या आपके घरों में जो घड़ी है वॉच, वो भी मोशन में है। बट क्या वो अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है क्या? नहीं। बट अगर आप गौर से देखें तो वो मोशन में इसलिए है कि आप पंखे की जो पंखी होती है उसको देखेंगे आप, तो वो मूव कर रही है। इसके अलावा आप अगर घड़ी में उसके कांटे देखेंगे तो उसके कांटे मूव करते हैं। एक सेकंड का होता है, एक मिनट का होता है, एक आवर का होता है, वो मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली है क्या कि यहां पर एक तो ऐसा चीज है, एक आपके कमरे में ऐसी चीज है जिसमें कोई मोशन नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेबल, जिसका कोई मोशन ही नहीं। ठीक। फिर इसके अलावा एक ऐसा मोशन है जिसमें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसकी प्लेस चेंज हो रही है, जैसे मॉस्किटो। मॉस्किटो की प्लेस जो है वो उस टाइम पर वहां था, थोड़ी देर बाद कहीं और है। लेकिन फैन या फिर वॉच की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी मोशन हो रहा है, बट उनकी भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि घड़ी उठ के कहीं और चली गई, घड़ी अपनी जगह पे है, बट घड़ी मूव नहीं कर रही, बट घड़ी के अंदर का कांटा घूम रहा है। वैसे ही पूरा पंखा नहीं घूम रहा, सिर्फ पंखे की वो पंखी घूम रही। तो एक तो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में है, एक मोशन में है बट चेंजेस इट्स प्लेस। मॉस्किटो मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके कई और सारे एग्जांपल्स भी होते हैं। जैसे कि आपने गाड़ियां देखी होंगी सड़कों पे जो चल रही हैं, फिर इसके अलावा आपने लोग देखे होंगे अपने आसपास जो चलते हैं, जानवर देखे होंगे जो चलते हैं। मतलब कि वो अपनी जगह को
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं। तो ऐसे मोशन को जिसमें ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट चेंजेस इट्स पोजीशन, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इस मोशंस को क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर मोशंस। इसमें सबसे पहली चीज कि एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। अब अगर मैंने फैन की बात करी या वॉच की बात करी तो वो भी मूव कर रहे हैं, बट वो खुद मूव ना करके उनका पार्ट मूव कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को, जिसमें जो फैन में जो मोशन हो रहा है या जो घड़ी में मोशन हो रहा है, आप ऑब्जर्व करेंगे पंखा हो या घड़ी हो, वो गोल गोल घूमते हैं। क्या घूमते हैं? गोल गोल। तो इस तरीके से गोल गोल घूमने को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये गोल गोल घूमने को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर मूव कर रहे हैं। आपको चीज क्लियर हो रही है? आप कभी भी धागे में पत्थर बांधिए, एक धागा आप लीजिए, उसमें आप एक स्टोन बांधिए और उस स्टोन को जोर जोर से घुमाइए। उस स्टोन को जोर जोर से घुमाइए तो बेसिकली उस स्टोन का मोशन क्या है? इस स्टोन का मोशन जो है वो सर्कुलर, वो रेक्टिलिनियर नहीं है। वो क्या है? सर्कुलर है। इसीलिए वो अपनी जगह नहीं बदल रहा, बट वो मूव कर रहा है। अब कई ऐसे मोशन भी होते हैं जो घूमने के साथ साथ अपनी जगह भी बदलते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी, जो आप लोग गाड़ी चलाते हैं उसके पहियों को देखा है आपने? आप जो गाड़ी चलाते हैं उसके पहियों को देखा है आपने? वो पहिया गोल गोल भी घूमता है और आगे भी जाता है। मतलब कि वो गोल गोल की घूमता है और आगे भी जाता है या पीछे भी जाता है। तो बेसिकली उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन, मतलब उसमें रेक्टिलिनियर मोशन तो है ही, रोटेटरी मोशन भी। आप देखिएगा, आप कभी आप गाड़ी चलाते हुए या किसी की गाड़ी चल रही है तो आप उसके पहिए को देखिएगा। उसका पहिया क्या है? गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। मतलब उसका लीनियर मोशन भी है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है। अब मोशन एक और तरीके का भी होता है। आपने घरों में पेंडुलम देखा होगा। आपकी घड़ी जो अच्छी महंगी घड़ी होती है उसमें नीचे आपने देखा हो एक ऐसी स्ट्रिंग होती है और यहां पर एक नॉब लगी रहती है जो ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे 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 मूव करती है। मतलब कि वो अपने मोशन को रिपीट करती है कुछ समय के बाद। आपने देखा होगा ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक जाती है, फिर वापस आती है, फिर यहां से यहां तक जाती है, फिर यहां से वापस आती है, फिर यहां तक जाती है, ऐसे ऐसे होती रहती है। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम आप सबने देखा होगा। तो इस तरीके का पेंडुलम जो मोशन करता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसमें एक डिस्टेंस गया, फिर वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए। मतलब वो कुछ टाइम के बाद अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट करती है। कुछ टाइम के बाद वो अपने मोशन को क्या करती है? रिपीट करती है। तो यहां पर आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे। देखिए, ये जो पहला फिगर है ये रेक्टिलिनियर मोशन का है। फिर आप देखें यहां पर ये जो एग्जांपल है ये किसका है? सर्कुलर मोशन का। आप देखिए ये किसका एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन का। और ये किसका एग्जांपल है? पीरियोडिक मोशन का। देखिए पीरियोडिक मोशन में ये पेंडुलम क्लॉक है, ये देखिए पेंडुलम इधर से उधर होता है। फिर ये जो रिंगिंग बेल है, तबला है, स्ट्रिंग है। फिर आप ये जो झूला झूलते हैं ये भी एक तरीके का क्या है? क्या है? पीरियोडिक मोशन। ये है रेक्टिलिनियर मोशन जिसमें आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं।
तो ये सारे टाइप्स ऑफ मोशन थे। देखिए सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, फिर उसके अलावा रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये 3 तरीके के मोशंस होते हैं, आपको इसको पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है, जिसमें हमने मोशंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा, फिर किसी भी डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ा, मैट्रिक स्केल के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट की भी स्टोरी पढ़ी इस चैप्टर में। तो ये सारा हमारे चैनल चैप्टर में था, और आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, एंड प्लीज बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम नाउ, और अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे चैप्टर नंबर 11 में लाइट्स, शैडो और रिफ्लेक्शन के बारे में। तो विल वेट फॉर इट, एंड आई होप कि आपको सारा चीजें समझ में आ रही होंगी। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।